पूरी दुनिया में मौजूद कुछ जगहों ने सदियों से वैज्ञानिकों और विद्वानों को हैरानी में डाला हुआ है। ऐसी कुछ जगह हैं जोन ऑफ साइलेंस, गेट ऑफ द गॉड्स और बरमूडा ट्रायंगल। इन रहस्यमयी जगहों पर जाने वाले लोगों ने अजीबोगरीब ऊर्जा, अचानक गायब होने और अलौकिक घटनाओं के अनुभव साझा किए हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें रहस्यमयी जीवों के इन जगहों से दूसरी दुनिया में जाने की बात शामिल है। क्या इन मिथकों में थोड़ा भी सच है? क्या सच में इन जगहों पर मौजूद ये ना समझाई जा सकने वाली ऊर्जा हजारों सालों से दूसरी दुनिया के जीवों को आकर्षित करती रही है? एक एलियन जो 10,000 साल पहले यहाँ आया था, वो अर्थ के मैग्नेटिक स्पॉट्स को साइन पोस्ट की तरह यूज करता था। हमारे प्लेनेट में एंट्री के लिए उन्हें कुछ स्पेसिफिक डोरवेज और पोर्टल की जरूरत थी। क्या पृथ्वी पर ये स्पॉट्स किसी पैटर्न में मौजूद हैं? किसी ने उन्हें बताया था कि अपने विलेज का नाम हमेशा स्टार रखना, उसे कभी बदलना मत। दुनिया भर में मौजूद लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास है कि दूसरी दुनिया के जीव हमारी दुनिया में आते जाते हैं। और अगर ये सच है तो क्या हमारी मौजूदा दुनिया की दिशा तय करने में प्राचीन एलियंस की वाकई कोई भूमिका थी? अगर हाँ, तो क्या यह कुछ खास जगहों तक सीमित था? क्या प्राचीन एलियंस की पिछली यात्राओं की गुत्थी सुलझाने में हम दुनिया के इन सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस को बेहतर समझ पाएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करते हैं मिस्टीरियस प्लेसेस। दुनिया की शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और बदनाम रहस्यमयी जगह एक ही है, और वो है बरमूडा ट्रायंगल। मियामी, पोर्टोरिको और बरमूडा के बीच लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके ने दशकों से वैज्ञानिकों, अनुभवी सेलर्स और यहाँ तक कि सैन्य जांचकर्ताओं को चकराया हुआ है। प्लेन्स का गायब होना, बहुत सारी अजीब अजीब लाइट्स का दिखाई देना, वहाँ बहुत कुछ वियर्ड है, और ये सब कुछ अटलांटिक के इस एक कोने में हो रहा है। शिप्स कितने बार बिल्कुल खाली मिली है, न उनमें किसी स्ट्रगल के निशान है, न उनके क्रू का कुछ पता है। देखिए, ये पूरी तरह रियल है और इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं कि सारे लोग गायब हो गए। मैं इसे सुपरनैचुरल फिनोमेना तो नहीं कहूँगा, ये एक्चुअली समझाया नहीं जा सकता। इन जहाज और विमानों का बिना किसी निशान यूं गायब हो जाने की क्या वजह है? आखिर यहाँ ऐसा क्या होता है कि अचानक एरोनॉटिकल और इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट काम करना बंद कर देते हैं या खुद ही रास्ता बदल लेते हैं? अगर ऐतिहासिक शिपिंग रिकॉर्ड्स की माने तो बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े रहस्य हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा पुराने हैं। समुद्री यात्राओं के शुरुआती वक्त से ही नाविकों ने यहाँ अजीबोगरीब चीजों के दिखने की बात कही है। अगर हम देखें तो बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में क्रिस्टोफर को कोलंबस के टाइम से ही लोगों को पता लगने लगा था। वो खुद भी जाने माने सेलर थे। उस वक्त के उनके ट्रैवल लॉग्स काफी एक्यूरेट थे, और जैसे ही कोलंबस इस बर्म्यूडा ट्रायंगल एरिया में पहुंचे, उनके कंपास ने गड़बड़ी करना शुरू कर दी, और इसकी अगली रात उन्होंने आग के बड़े से गोले को समंदर में जाते देखा। उन्हें वहां पर अजीब लाइट्स दिखी और वहां पर अजीब वेदर फिनोमेना दिखा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल कोई मॉडर्न या अर्बन मिथ नहीं है जो हमने 21st सेंचुरी में बना लिया। ये उतना ही पुराना है जब से लोग उस एरिया में वहां जा रहे हैं। कोलंबस के दर्ज अनुभवों के करीब 150 साल बाद 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी सेना का वास्ता बरमूडा ट्रायंगल के सबसे ज्यादा उलझाने वाले रहस्य से पड़ा। दोपहर 2 बजे 5 यूएस नेवी टॉर्पीडो बॉम्बर्स फोर्ट लोराडेल, फ्लोरिडा के नेवल बेस से एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए निकले। मगर 2 घंटे चलने वाले इस मिशन में बस कुछ ही देर बाद ये पांचों विमान अचानक गायब हो गए। ये मामला तब और उलझ गया जब नौसेना का भेजा बचाव दल भी गायब हो गया।
ये 6 विमान जिन्हें कुशल पायलट्स उड़ा रहे थे, कुछ ऐसे गायब हुए मानो उन्हें हवा निगल गई हो। ये सभी के लिए अजीब था। हम मॉडर्न टाइम्स में आ चुके थे, अब हमारे पास रेडार था, रेडियो था, और फिर भी ये 5 एयरक्राफ्ट गायब हो गए। अब सवाल यही था कि ये सारे एयरक्राफ्ट आखिर गए कहाँ। ये कुछ ऐसा था जैसे वो हमारी दुनिया से कहीं और ही पहुंच गए हों, लेकिन ये कहीं और कहाँ था? यही मिस्ट्री है बरमूडा ट्रायंगल की। इतने सालों में बमुश्किल ही कोई बरमूडा ट्रायंगल में घटी इन अजीबोगरीब घटनाओं का सच बताने के लिए बचा है। लेकिन अमेरिकी पायलट ब्रूस गर्नन एक अपवाद हैं। साल 1970 में गर्नन, उनके पिता और एक बिजनेस एसोसिएट बहामास से फ्लोरिडा की उड़ान में थे जब गर्नन ने अपने विमान के ठीक सामने एक अजीब से बादल के मौजूद होने की बात कही। जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंचे, गर्नन का यह दावा है कि उस बादल ने एक डोनट या वर्टेक्स का आकार ले लिया। वो टनल जैसा स्ट्रक्चर पहले तो काफी बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वो छोटा होता गया। जब हम टनल में एंटर हुए तो बहुत कुछ अमेजिंग होता चला गया। वहां तुरंत कुछ लाइंस बन गई और उन्होंने एक राइफल बैरल की शेप ले ली। वो लाइंस धीरे धीरे काउंटर क्लॉकवाइज घूमने लगी। मुझे वहां बहुत इंटेंस इलेक्ट्रिसिटी महसूस हुई। ये कुछ फ्लैशेस जैसे आ रही थी। मुझे वहां बस ये अजीब सी ग्रे येलोइश फॉग दिख रहा था। मैंने उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक फॉग रखा है। मैंने नोटिस किया कि मेरे इंस्ट्रूमेंट्स माल फंक्शन कर रहे थे और इसके साथ ही मुझे एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी। आखिरकार टनल से बाहर निकलने पर गर्नन ने जब मायामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रेडियो पर संपर्क किया तो वो लोग उनके विमान को अपनी रेडार स्क्रीन पर नहीं देख पाए। और इसके लगभग 3 मिनट बाद जब रेडियो कंट्रोल वापस कनेक्ट हुआ तो वो काफी एक्साइटेड था। उसने मुझे मायामी में देखा था, लेकिन मेरे लिए मानना मुश्किल था। मैं 33 मिनट से एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था, जबकि 1 घंटा 3 मिनट बीत चुके थे। क्या समय और लोकेशन में इतना फर्क आना मुमकिन है? या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स पृथ्वी पर आने के लिए ऐसे किसी रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो ऐसा संभव है। आइंस्टाइन के मुताबिक हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेस को बेंड कर सकते हैं और हो सकता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसी जगहों से उन्हें एक एनर्जी बूस्ट मिलता हो, जिससे वो अपनी स्पीड को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हों और अपनी मनपसंद जगह जा सकते हों। यानी वो इस तरह की जगह से एक्स्ट्रा पार्टिकल्स या एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना सफर पूरा करते हों। तो होता ऐसा है कि जब भी आपके पास हायर एनर्जी होगी, स्पेशली अगर वो हायर प्लेन या हायर डायमेंशन से आती है, तो वो एक स्पिन की फॉर्म में आएगी। यही रोटेशन और स्पिन उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करेगी। इसलिए यूजुअली ऐसी एनर्जी एमिशंस वर्टेक्स की शेप में होती है, यानी ये वर्टेक्स और गेटवे एक ही चीज हुए। अब चूंकि पूरे ब्रह्मांड में वर्म होल्स मौजूद हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस तरह के गेटवेज पृथ्वी के छोटे इलाकों में भी हैं? अगर ऐसा है, तो क्या इस तरह के मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्तर की मौजूदगी से हम ऐसे वर्म होल्स को ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल, अनकनेक्टेड लोग एक ही जैसी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं और हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना का इससे कुछ न कुछ कनेक्शन होता है। उन्हें कुछ अजीब से क्लाउड्स दिखाई देते हैं। इस फिनोमेना का एक ही मतलब है, यूएफओज हमारी डायमेंशन में लगातार आ जा रहे हैं। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक वैसा ही इंटर डायमेंशनल डोरवे है जैसा एलियंस यूज करते हैं। यूएफओज के दिखाई देने, जहाज और विमानों के गायब होने की रिपोर्ट्स के बीच कुछ का दावा है कि बर्मुडा ट्रायंगल का एक ऐसा पोर्टल है जो दोनों तरफ से काम करता है। इस हिसाब से एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का दावा है कि दूसरी दुनिया के जीव प्राचीन समय से इनका इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या यह मुमकिन है कि किसी रोज इन्हीं रास्तों से हम उन तक पहुंचे? और अगर ऐसे कुछ रास्ते वाकई बर्मुडा ट्रायंगल के पानी पर मौजूद हैं, तो क्या ऐसा ही कुछ जमीन पर भी हो सकता है?
ये रेगिस्तान उत्तरी मैक्सिको में टेक्सास के एल पासो शहर से 650 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। सिवायोस शहर के पास मौजूद इस इलाके को स्थानीय लोग जोना डेल सिलेंसियो या जोन ऑफ साइलेंस कहते हैं। ये जगह पृथ्वी पर हुई कुछ बेहद अजीबोगरीब घटनाओं का गढ़ है। यहाँ कुछ काम नहीं करता। आप सेल फोन ले जाइए, आपका सेल फोन बंद हो जाएगा। अगर आप रेडियो ले जाते हैं तो वो नहीं चलेगा। यहाँ तक कि आपका कंपास भी सिर्फ सुइयां घुमाती रहेंगी। ये जगह बहुत अजीब है। हर तरफ अजीब से पत्थर हैं। इस पूरे एरिया में आपको हर तरफ अजीब से म्यूटेड एनिमल्स मिलेंगे। यहाँ आते ही आपको एक अजीब सी फीलिंग होने लगेगी। उन्नीस में जोन ऑफ साइलेंस की पहली बार पहचान की थी फ्रांसिस्को साराबिया ने। वो एक मैक्सिकन पायलट थे जिनका दावा था कि इस इलाके में उड़ान भरते वक्त अचानक उनके रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। वो इसे मैक्सिको का बर्म्यूडा ट्रायंगल कहते हैं। अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये प्रैक्टिकली उन्हें दो पैरेलल लाइंस के बीच मौजूद है, जिनके बीच एक तरफ इजिप्शियन पिरामिड्स खड़े हैं। साथ ही से पूरे एरिया में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने वाली इन स्ट्रेंज इवेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। एक साइंटिस्ट के तौर पर हमारा दिमाग कुछ इस तरह ट्रेंड होता है कि हम यूं ही हर चीज पर भरोसा नहीं कर लेते। मतलब जब तक कि हमारे पास कोई एविडेंस ना हो। मैं कह सकती हूँ कि अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड जगह जगह अलग हो सकती है। जोन ऑफ साइलेंस से जुड़ी सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक है 11 जुलाई 1970 की घटी ये घटना। इस रोज यूएस एयरफोर्स ने ग्रीन रिवर यूटा के अपने सैन्य अड्डे से एक अथीना मिसाइल को लॉन्च किया। इस मिसाइल को यहां से लगभग 1100 किलोमीटर दूर न्यू मैक्सिको की व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में लैंड करना था। लेकिन कुछ ना समझ में आने वाली वजहों से वो मिसाइल व्हाइट सैंड्स रेंज से कई 100 किलोमीटर दूर जोन ऑफ साइलेंस की ओर पहुंच गई। वो मिसाइल सिर्फ अपने रूट से नहीं हटी थी, बल्कि वो इतना ज्यादा ऑफ कोर्स थी जैसे कि उसे वहां से उठाकर दूर फेंक दिया हो। एक नासा स्पोक पर्सन ने ये तक कहा कि ये ऐसा है जैसे मिसाइल खुद इस एरिया में खींची चली आई हो और वहां पर क्रैश होकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि जोन ऑफ साइलेंस में इस रहस्यमयी खिंचाव से पहुंचने वाली ये मिसाइल अकेली चीज नहीं थी। एंशिएंट एलियंस थियरिस्ट्स का मानना है कि बहुत बड़ी तादाद में मीटियोराइट्स इस जगह पर क्रैश हुए हैं। इस बात के ढेरों एविडेंस है कि जोन ऑफ साइलेंस एक ऐसा पावरफुल एनर्जी वॉर्टेक्स एरिया है जो लिटरली मीटेराइट्स और स्पेस के दूसरे डेब्री को नॉर्दर्न मैक्सिको के इस छोटे से इलाके में खींच रहा है। इस पूरे इलाके में मैग्नेटिज्म का लेवल बहुत ज्यादा है, जो कि साइंस ने भी माना है। हम जानते हैं कि इस जगह का अपना एक मैग्नेटिक सिग्नेचर है, लेकिन क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मीटेराइट्स जैसी बड़ी चीजों को खींच सके? हमें इस पर थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है। आज के अमरीकी दक्षिण पश्चिम में 3000 साल पहले आनासाजी लोग उत्तरी इलाके में रहा करते थे। आनासाजी का मतलब है प्राचीन प्राणी। उनके लिए तारों का अत्यधिक महत्व था। वैज्ञानिकों ने मालूम किया है कि 1054 ईस्वी में पृथ्वी से एक सुपरनोवा विस्फोट दिखाई दिया था। कई लोगों का मानना है कि इस घटना का पहला चित्र आनासाजी लोगों की गुफाओं में मिला था। यह जगह जोन ऑफ साइलेंस के दक्षिण में है। माया सभ्यता जैसी अन्य सभ्यताओं में भी ऐसी ही एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना का विस्तृत विवरण मिलता है। क्या यह संभव है कि ये दोनों सभ्यताएं आपस में जानकारी साझा कर रही थीं? इन दोनों के बीच हजारों किलोमीटर्स का डिफरेंस था, लेकिन नॉर्थ के अनासाजी और साउथ में मेसो अमेरिकन्स दोनों ने जोन ऑफ साइलेंस ढूंढा, जिसे अपने कल्चर्स के मीटिंग पॉइंट की तरह यूज किया
अब आप सोचिए कि अगर आप रात में स्टार्स को स्टडी करके कॉन्स्टलेशंस बनाते हैं तो इनमें से जो आपको डेफिनेटली दिखाई देगा वो है मीटेरॉइड्स, जो आसमान में चमकते दिखाई देंगे। अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस स्काई रीडिंग पर बेस्ड हैं तो आप इन मीटेरॉइड्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि आखिर आप जा कहां रहे हैं। ये थ्योरी ही उन्हें जोन ऑफ साइलेंस तक ले गई। लेकिन इन दोनों सभ्यताओं के बीच और किस तरह की समानता है? क्या इनमें से कोई एस्ट्रोनॉमिकल ओरिजिन की है? अगर हम पास्ट के एंशिएंट बिलीव्स की बात करें, चाहे वो एनासाजी लोगों के हों या मेसो अमेरिकन्स के, तो हम जानते हैं कि वो लोग स्काई पीपल यानी स्काई विजिटर्स के बड़े बिलीवर थे। अगर ये विजिटर्स सच में आसमान से आए थे तो ये थे कौन? रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विजिटर्स में काफी कुछ मिलता जुलता है। वो लंबे हैं, स्किन बेरिंग हैं, बाल सफेद हैं और जिस वक्त की ये कलाकृतियां हैं उस वक्त के लोग सांवले होते और उनके बाल काले होते। लेकिन ये साउथ अमेरिका के कुछ देवी देवताओं से बहुत मिलते जुलते हैं। कथाओं की माने तो आसमान से आने वाले इन यात्रियों ने प्राचीन लोगों से अपना परिचय करवाया। क्या यह संभव है कि उनका मुलाकात करने का ये सिलसिला आज भी जारी है? जोन ऑफ साइलेंस में यूएफओज मिलने की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स में से सबसे इंटरेस्टिंग और पॉपुलर रिपोर्ट शायद सेबाइलिस शहर से आई थी। गर्मियों की दोपहर में शहर के लोगों ने आउटस्कर्ट्स पर आसमान में एक चीज को घूमते देखा। उनका कहना था कि वो लगभग 100 मीटर चौड़ी थी और उनमें से मल्टी कलर्ड लाइट्स फ्लैश हो रही थी। वहाँ कुछ हो नहीं रहा था, वो चीज बस रेगिस्तान के ऊपर घूम रही थी और थोड़ी देर के बाद वहाँ से गायब हो गई। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि यूएफओ साइटिंग्स के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं और आज भी ऐसी इनकंसिस्टेंसीज को लेकर बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं। तो शायद इन चीजों का कोई कनेक्शन हो ही, शायद वो एक वोर्टेक्स हो या फिर एक डायमेंशनल पोर्ट। हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन उस इलाके में कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। क्या ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स इस मैग्नेटिक अंतर को पहचान पाते हैं? और क्या प्राचीन यात्रियों के लिए इसका कोई उपयोग था? अगर मैं एलियन होता जो 10,000 साल पहले यहाँ आया होता तो ऑफ कोर्स उस वक्त किसी तरह के रोड मैप नहीं रहे होंगे। उस केस में मैं अर्थ के सरफेस पर मौजूद इन मैग्नेटिक स्पॉट्स को एक तरह के साइन पोस्ट की तरह यूज करता, ताकि जब मैं लौटूं तो वो साइन पोस्ट अर्थ पर मुझे रास्ता ढूंढने में गाइड करे और मैं वापस प्लेनेट अर्थ पर आ पाऊं। और अर्थ पर ऐसे कई स्पॉट्स हैं जो हाईली मैग्नेटिक हैं। लेकिन क्या ये मैग्नेटिक स्तर, स्काई गॉड से जुड़ी कथाएं और हाल ही में यूएफओ दिखाई देने की घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि यहाँ किसी तरह का पोर्टल है? या ऐसी कुछ और जगहें हैं जो इसके सीधे सबूत दे सकें? परू में स्थित लीमा से लगभग 1300 किलोमीटर दूर टिटिकाका झील के किनारे पर मौजूद है एक जगह। इस जगह ने पूरी दुनिया से यहां आने वाले लोगों को चौंकाया हुआ है। श्यामंस कई पीढ़ियों से आज भी इस जगह पर अनुष्ठान और पूजा करने आते हैं। इस जगह को पुएर्ता दे हायू मार्का या गेट ऑफ द गॉड्स के नाम से जाना जाता है। ये जगह देखने में बहुत चौंकाने वाली है। यहाँ पर पत्थर के बीच एक बड़ा सा डोरवे बना हुआ है। ये देखने में तो एक गेटवे जैसा ही है, पर ये कहीं भी जाता नहीं है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह के आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस पत्थर में अगर आप देखें तो आपको एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर गेटवे दिखाई देता है और इसके सेंटर में नीचे की तरफ एक डोर जैसा कुछ बना हुआ है। पेरू के नेटिव लोग इसे गेट ऑफ गॉड्स मानते हैं, लेकिन आप पत्थरों के बीच ऐसा कोई डोरवे क्यों बनाएंगे जो
आपको कहीं नहीं ले जाता। इस रास्ते से निकलने का कोई तो तरीका होगा। इनका मान्यताओं में लिखा गया है कि पहले प्रीस्ट किंग अमारू मुरु इस पोर्टल के जरिए दूसरी दुनियाओं की यात्रा कर चुके थे। इस डोरवे को एक्टिवेट करने के लिए वो एक खास चीज का इस्तेमाल करते थे जो इस पत्थर को स्टार गेट में बदल देता था। अगर हम लेजेंड्स की माने तो ये स्टार गेट एक्टिवेट करने के लिए एक गोल्डन डिस्क यूज होती थी और ये गोल्डन डिस्क आसमान से आई थी। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी ही है कि इनकास्ट के पहले प्रीस्ट किंग एक गोल्डन डिस्क लेकर गेट ऑफ गॉड्स पहुंचे। उसे किसी स्पेशल कैविटी में प्लेस किया। उससे एक इंटरडायमेंशनल डोरवे खुला जिसके जरिए वो वहां से चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। वहां पर जो शामन मौजूद थे और जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा था, उन्होंने इसके बारे में लिखा है और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। जिन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने गेट ऑफ द गॉड की जांच की है, उन्हें इस डोरवे के बीचों बीच एक छोटा सा गोल गड्ढा मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि यही वो जगह थी जहां उस गोल्डन डिस्क को लगाया जाता था। ये बहुत ज्यादा फिल्मी है। कहते हैं कि ये डिवाइस सोने से और दूसरे प्रेशियस चीजों से बनी है और जिनके पास ये होती वो इस जगह पर आकर इस गेट को ऑपरेट कर सकता था और फिर या तो वो गॉड से कनेक्ट कर सकता था या गॉड्स उसके पास आ जाते। हम सब इस बारे में यही मानते हैं कि ये सब कोइंसिडेंस है या फिर सिर्फ फैंटेसी है, पर कुछ तो हुआ था और स्पेशली स्टार गेट के केस में इसकी पॉसिबिलिटी है कि सन डिस्क का किसी तरह का एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन था और ये एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस था जिससे ट्रैवल किया जा सकता था। इसका सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति को फिजिकली एक जगह से दूसरी हिडन डायमेंशन में लेकर जाना और उसे वापस लेकर आना। या इसका मतलब यह हो सकता है कि स्टार गेट के रास्ते अर्थ से यूनिवर्स की किसी और दूसरी जगह जाना। स्थानीय कहानियों के अनुसार ये प्रीस्ट किंग्स, जिन्हें स्पेस ब्रदर्स कहा जाता था, वो कथित तौर पर दूसरी दुनिया से आए थे। क्या वो गेट ऑफ द गॉड्स के रास्ते यहां पहुंचे थे? वो दूसरे प्लैनेट्स के दूसरे कॉन्स्टलेशन से यहां पर आए थे। हमारी लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं चकाना, जिनमें कुछ कॉन्स्टलेशंस हुए सदर्न क्रॉस और आयरन बेल्ट या प्लिस। एक बुजुर्ग का कहना था कि ये घर जाने के ब्रिज थे। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी चीजों का स्पेस ब्रदर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। लेकिन क्या सच में इस दरवाजे को एक्टिवेट करने वाली कोई चीज कभी थी? अगर हां, तो ये डोरवे आखिर कहां लेकर जाता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि गेट ऑफ द गॉड्स वर्म होल का एक सिरा है, एक ऐसा पोर्टल जो या तो ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से से या फिर दूसरी डायमेंशन से जुड़ता है। वर्म होल जनरल रिलेटिविटी का एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। इस कॉन्सेप्ट का कहना है कि स्पेस टाइम के जुड़े होने की कंप्लीट पॉसिबिलिटी है। इनके कई हिस्से एक छोटे चैनल के जरिए जुड़े होते हैं। अगर ऐसा एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया जाए तो आपके पास यूनिवर्स में दूर दूर तक जाने के लिए शॉर्टकट्स होंगे। वर्म होल्स थियोरेटिकल फिजिक्स में एक स्वीकृत एलिमेंट है, लेकिन क्या ये सच में दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में मौजूद रहे हैं? ये मानना कि स्टार गेट्स हैं या वो प्राचीन काल में रहे होंगे, इसके लिए हमें कई सारे आर्टिफैक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे किसी को एक दरवाजे से जाता हुआ दिखाया गया है या फिर वो किसी एनर्जी सोर्स के बीच से निकल रहे हैं। और प्राचीन लोग टेक्नोलॉजी को लेकर वैसे ही सोचते थे जैसे हम आज ये सोचते हैं कि क्या वर्म होल्स पॉसिबल हैं। ये एक तरह का डोरवे है हमारी और दूसरी डायमेंशन के बीच।
दरअसल मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ आने वाले एलियंस एक तरह के इंटर डायमेंशनल क्राफ्ट में आते हैं। वो हाइपर स्पेस में जंप करके हमारे प्लेनेट तक बहुत कम टाइम में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे प्लेनेट में एंटर करने के लिए उन्हें कुछ खास डोरवेज और पोर्टल्स की जरूरत होती है। डायमेंशंस एक्चुअली ट्रैवल करने के लिए नहीं होते हैं, वो डायरेक्शंस होते हैं। अगर आप उस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो आप एक बहुत ही अलग जगह पर पहुंच जाएंगे। क्या होगा अगर ऐसे ही एक पोर्टल का एक सिरा यहाँ पुएर्ता दे हायू मार्का में मौजूद हो? शायद यही वजह है कि बहुत से लोग परू को यूएफओस के दिखाई देने और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गतिविधियों का केंद्र मानते हैं। लेक टिटिकाका के आसपास अजीब रोशनी दिखने के बहुत से इंसिडेंट्स हैं और बहुत से लोगों ने ये क्लेम भी किया है कि उन्होंने लेक से यूएफओस को बाहर आते देखा। यहाँ के लोकल्स हमेशा लाइट की बड़ी बड़ी ब्लू बॉल्स या ग्लो करती हुई डिस्क देखने और कभी कभी इन साइटिंग्स के आसपास एलियंस के होने की बात करते हैं। उनके हिसाब से ये लोग लंबे बेरंग स्किन वाले और पूरी तरह से बाहर के जीव लगते हैं, जबकि यहाँ साउथ अमेरिका के लोगों के इलाकों के लोकल सांवले और काले बालों वाले होते हैं। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स किस तरह से ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं, इसका एक दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। लेकिन क्या ये संभव है कि कोई चीज एक जगह से पूरी तरह गायब होकर अचानक कहीं और दिखाई देने लगे? मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट पहले ही डीमटेरियलाइज कर चुके हैं और वो उन्हें दूसरी जगह रीअपियर करवा चुके हैं। तो साइंस इस पर ऑलरेडी काम कर रही है जिसमें एक चीज को दूसरी जगह ले जा सकें। तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा सीक्रेट है जो एंशिएंट स्टोन बिल्डर्स को पता था। तो ये गेट अभी के लिए चाहे बंद हो, लेकिन रियलिटी यही है कि आप अभी भी इस एनर्जी को फील कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी इस एरिया में प्रेजेंट है। एक्चुअली ये एरिया उस एनर्जी को बांधे हुए है जो लोगों को इसकी ओर खींचती है। लेकिन क्या पुएर्ता दे हायू मार्का ही परू का एकमात्र ऐसा रहस्यमय स्थान है? क्या यहां ऐसी दूसरी जगह भी हैं? कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी और भी जगह हैं। गेट ऑफ द गॉड्स से लगभग 1350 किलोमीटर दूर उत्तर में परू के पहाड़ों में स्थित है ये 3 किलोमीटर तक फैली हुई खूबसूरत पठार, बढ़ी हुई मैग्नेटिक ऊर्जा वाला एक और क्षेत्र। ये जगह सदियों से इनका लोगों के लिए बेहद शक्तिशाली और पवित्र रही है। इसे मार्कावासी कहा जाता है। मार्कावासी पेरू का एक बहुत खूबसूरत इलाका है। कहते हैं कि मार्कावासी में एक यूनिक टाइप की एनर्जी मौजूद रही है। वहां जाने वाले लोगों को बहुत अलग सा एक्सपीरियंस होता है। लोकल लोगों का कहना है कि ये जगह विजिट्स और गॉड्स और पुराने जीनीस की थी और उनके लिए इस जगह की एक सीक्रेट इम्पोर्टेंस है। यहाँ आने वाले विजिटर्स एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, एक स्पेशल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ज्यादातर जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यहाँ बने बहुत से पत्थर के ढांचे लाखों सालों के इरोजन और दूसरी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से बने हैं। लेकिन क्या यहाँ ऐसा भी कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे? कुछ लोग मार्कावासी को मूर्तियों का एक विशाल बगीचा मानते हैं जो प्राचीन सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए प्रतीक चिन्ह हैं। इस इलाके के पत्थर कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है। इसे हम कह सकते हैं डिज्नीलैंड ऑफ द गॉड्स। अब तो सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ पूरी तरह से नेचुरल है या इससे ज्यादा कुछ है? क्या ये संभव है कि ये सिर्फ पत्थरों का एक साधारण समूह ना होकर स्मारकों का एक संग्रह है जिसे सैकड़ों हजारों साल पहले लोगों ने बनाया था? ये दावा सबसे पहले 1952 में एक रिसर्चर डैनियल रूजो ने किया था। डैनियल रोजो को वहां लीमा के हाई माउंटेन्स में एक बड़े से कमाल के स्टोन हेड की एक फोटो दिखाई गई और वो वहां तक सिर्फ उस स्टोन हेड को देखने के लिए गए थे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि उस छोटी सी जगह पर
सैकड़ों कार्व्ड स्टोन्स फैले थे। ऐसा मानने वाले लोग भी हैं जिनका कहना है कि वहां मौजूद पत्थर के ढांचे जिन जानवरों और लोगों को दर्शाते हैं वो मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका के नहीं हैं। इन्हें देखने पर उन्हें दिखाई देती है एक अफ्रीकी रानी, प्रजनन के इजिप्शियन देवता ट्वारेट, जिन्हें एक खड़े हुए हिप्पो के तौर पर दर्शाया गया है, एक ऊंट और बहुत से दूसरे प्राणी। एक ढांचा जिसे मॉन्यूमेंट टू ह्यूमैनिटी के नाम से जाना जाता है, उसकी एक ओर एक पश्चिमी चेहरा है और दूसरी ओर एक मध्य एशियाई चेहरा। क्या यह संभव है कि ये सारे ढांचे जो पूरी दुनिया को दर्शाते हैं एक साथ एक अकेली पठार पर सिर्फ संयोग की वजह से मौजूद हैं? और अगर ये मानव निर्मित हैं, तो यहाँ इन्हें किसने बनाया? यहाँ की लोकल स्टोरी यही है कि ये जगह एंशिएंट जाइंट गॉड्स की थी, यानी गॉड्स ने ये जगह बनाई। इनफैक्ट जब स्पेनिश हिस्टोरियंस यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ के एंशिएंट शैमानिक रिलीजन्स को इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्हें टीसी वरेकोचा क्रिएटेड गॉड की कहानी सुनाई गई, जो अपनी लैंड्स को इंस्पेक्ट करने के लिए ह्यूमन फॉर्म में आया करते थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को अलग अलग ऑर्डर्स दिए हुए थे। उनमें से कुछ रिबेल नेशंस थे जो उनकी बात नहीं मान रहे थे और उन्होंने उन लोगों को पत्थर में बदल दिया। मार्कावासी के नाम में इसके मूल और रहस्य के सुराग छिपे हैं। इस शब्द का इतिहास इनका साम्राज्य से पुराना है। मार्कावासी स्कॉलर और रिसर्चर डैनियल रूजो का मानना था कि इस नाम का मतलब हुआ 2 मंजिला घर, जो कि इस जगह पर मौजूद अजीब इमारतों से जुड़ा था। तो स्कॉलर्स कई सालों से इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई एटलांटियन या किसी तरह की कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन है। तो मार्क्सी फिर से उसी सवाल पर फोकस ले आता है कि हमारे पास जो लिखी हुई हिस्ट्री है उससे अलग क्या कोई दूसरी सिविलाइजेशन हजारों साल पहले वहां रहती थी। डैनियल रूजो के अनुसार जिस प्राचीन सभ्यता ने मार्कावासी को बनाया, उन लोगों को माज़मा के नाम से जाना जाता था और माना जाता है कि परु ही उनका एकमात्र घर नहीं था। ये मास्मा एक बहुत ही एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, जिसका एक एडवांस्ड कल्चर था, और हम कह सकते हैं कि वो उस टाइम भी ग्लोबल थे जब वो बहुत ही अर्ली टाइम पीरियड में पूरी दुनिया में घूमा करते थे। और इसीलिए रूसों ने पूरी दुनिया में इस एडवांस्ड सिविलाइजेशन के एविडेंस ढूंढने में इतना टाइम बिताया और उन्हें लगा कि उन्हें वो मार्कावासी मिले। वो दरअसल मार्कावासी को कई तरह से देखते थे। उनके लिए वो एक बड़ा सा स्कल्पचर गार्डन था जिसे वहां मास्मा लोगों ने बनवाया था। अगर दुनिया भर में फैला हुआ एक ऐसा समुदाय था तो उसे हुआ क्या? जैसा कि बाइबल में लिखा है और कुछ लोग मानते हैं, क्या ये जगह एक विशाल बाढ़ में बह गई थी? ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि ये कार्विंग्स 12,000 फीट पर मिली। इसका यही मतलब है कि सिविलाइजेशन टॉप पर शुरू हुई और जैसे जैसे फ्लड लेवल्स कम हुए लोग नीचे की ओर आते गए। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि नोआज आर्क के लिए लिखा गया। यही कि जब वो नीचे उतरे तो वो मार्कवासी में पहुंचे, जहां उन्होंने सभी एनिमल्स के स्क्रिप्चर्स बनाए जो उन्होंने कलेक्ट किए थे। कहानी में यही लिखा है कि ह्यूमैनिटी और एनिमल किंगडम में से जो बचा सकते हैं वो बचा लिया जाए। तो अगर ये स्कल्पचर्स असली हैं या नेचुरल फॉर्मेशंस थीं जिन पर थोड़ा काम किया गया, उस हिसाब से ये जियोलॉजिकली बहुत पुरानी है और हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि हम डैनियल रूसो जैसे लोगों की बात पर भरोसा करें कि ये एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है। शायद कोई एंशिएंट गॉड्स रहे होंगे, शायद एक बहुत इवॉल्व्ड माइंड वाले लोगों की रेस थी जो एक बहुत अर्ली टाइम में लोगों की मदद करने के लिए आए और उन्होंने उनके काम करने के तरीके को सुपरवाइज भी किया। मुझे लगता है कि वो अपने बिलीव्स और सिविलाइजेशन के बारे में कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो अपनी फ्यूचर जनरेशंस को दे सकें। उन्हें शायद ये समझ में आ गया था कि वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, तो ये शायद उनकी तरफ से फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक रिकॉर्ड था या वार्निंग थी।
इतिहास में ऐसा आधुनिक और दुनिया भर में यात्रा करने वाले लोगों का ये समुदाय आखिर आया कहां से था? 1959 में अपनी किताब रोड इन द स्काई के जरिए मार्कावासी को लोकप्रिय बनाने वाले लेखक जॉर्ज हंट विलियमसन ने लिखा था कि मार्कावासी एक पवित्र जंगल था जहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए मिले थे। और यूएफओ पर शोध करने वाले कई शोधकर्ताओं को लगता है कि वो आज भी यहाँ आते हैं। मेसा में यूएफओ दिखने और अल्ट्रा डायमेंशनल विजिटर्स के आने की अनगिनत कहानियां हैं। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह है। ये शायद बरू की सबसे फेमस यूएफओ फोटो है जो 1970 में मार्कावासी के पास एक बिजनेसमैन ने खींची थी, जो कि खुद वहां मार्कावासी के प्लेटू की ओर जा रहा था। जब उसने वहां से नीचे वैली की ओर देखा तो वहां उसे भरी दोपहर में एक सिल्वर कलर की डिस्क दिखी जो घाटी में उड़ रही थी। लेकिन क्या सच में मार्कावासी के आसपास किसी खास तरह की ऊर्जा का संचार हो रहा है जिसके बारे में समझना हमने बस अभी शुरू ही किया है? अगर हाँ, तो क्या ये ऊर्जा दूसरी रहस्यमयी जगहों की तरह ही हजारों सालों से बाहरी जीवों को यहाँ खींच रही है? मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का इन एनर्जेटिक जगहों पर आने का इंटरेस्ट सिर्फ इस वजह से नहीं कि इससे उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर काम करेगी, बल्कि उनकी बॉडीज को वाइब्रेट करने के लिए वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो उनकी दुनिया से बेहतर मिलती है। मैं जब इन स्टडीज को देखता हूं और मेरी जो खुद की भी स्टडीज रही हैं, उस हिसाब से इन जगहों में कुछ तो अलग है। इसकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वजह हो सकती है या किसी तरह की जियोमैग्नेटिक इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि कहीं आपको अलग अलग तरह के पत्थर मिलते हैं, कहीं पर अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स या फिर अंडरग्राउंड बहता हुआ पानी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मौजूद हो। तो ऐसी कई पॉसिबिलिटीज हैं जो मुझे लगता है कि हम नहीं समझ पाते कि आखिर चल क्या रहा है। क्या ऐसी कोई वजह है कि ये तथाकथित इंटर डायमेंशनल स्पेस पोर्टल्स हमारे ग्रह के कुछ इलाकों में ही दिखाई देते हैं? और जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, क्या इन जगहों का किसी तरह का कोई पैटर्न है? और वो कौन से सबूत हैं जिनसे हम ये जान पाएं कि हमारे प्राचीन पूर्वजों को इसका ज्ञान था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के अनुसार रहस्यमयी ऊर्जा से भरी ये जगहें दुनिया में यूं ही कहीं भी नहीं बन जाती। ये सभी जगहें आपस में एक वर्ल्ड ग्रिड के जरिए जुड़ी हैं। वर्ल्ड ग्रिड एक तरह का ऊर्जा का ज्योमेट्रिक पैटर्न है जो पूरे ग्रह पर एक जाल की तरह फैला है। हमारा पूरा प्लैनेट हमारे चारों तरफ फैली इनविजिबल एनर्जी के नेटवर्क से ढका है, लेकिन कुछ जगहों पर ये एनर्जी साथ मिलकर एक बहुत बड़ा ज्यादा ताकतवर वर्टेक्स एरिया क्रिएट कर देती है और ये एनर्जी अर्थ पर मिलने वाली कई दूसरी एनर्जी से कहीं ज्यादा पावरफुल और यूजफुल होती है। वर्ल्ड ग्रिड थियरी में यह माना जाता है कि दुनिया भर की ये सारी सीक्रेट साइट्स आपस में एक तरह के एक मैथमेटिकल जियोमेट्रिक ग्रिड से जुड़ी हुई हैं। ये ग्रिड उस वक्त का है जब हम सही तरीके से हार्मोनी को समझते थे, वो हार्मोनी जो नेचर, ज्योमेट्री, साइंस और मैथमेटिक्स के बीच थी। ये बात तो सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल्स जब डेजर्ट में घूमने जाते हैं तो वो इन ड्रीमिंग ट्रैक्स को फॉलो करते हैं। उनका दावा है कि वो इन लाइंस को जमीन पर देख सकते हैं और चाइनीज लोग भी मानते हैं कि वो इन ड्रैगन लाइंस को देखकर ट्रैक कर सकते हैं। और दरअसल फेंग शुई की ये पॉपुलर और बहुत ही मशहूर चाइनीज प्रैक्टिस तो पूरी तरह से इन ही लाइंस की एनर्जी पर ही बेस्ड हैं। इन ज्योमेट्रिक आकृतियों और पृथ्वी की कुछ जगहों के बीच का यह खास रिश्ता इतिहास में प्राचीन ग्रीस के पिथागोरियन स्कूल ऑफ थॉट जितना पुराना है। एंशिएंट ग्रीस के सबसे फेमस पाइथागोरियन फिलोसोफर्स में से एक प्लेटो का कहना था कि अर्थ एक जियोमेट्रिक डोडेहेड्रन है, यानी कि एक बॉल है जिसे अलग अलग जियोमेट्रिक शेप्स में सिला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथागोरियन स्कूल ये मानता था कि अलग अलग तरह की जियोमेट्री से ही हर तरह का मैटर बना है, यहां तक कि अर्थ भी। एक और रहस्य है
जो वर्ल्ड ग्रिड के हिसाब से यूएफओस के दिखने से जुड़ा है। 1992 में अपनी मृत्यु से पहले फ्रेंच यूएफओ रिसर्चर एमी मिशेल ने 1947 के रोजवेल इंसिडेंट से लेकर तब तक की हर एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिपोर्ट को नक्शे पर निशान लगा कर देखा। इंसिडेंट को मैप करने पर उन्हें पता चला कि लाइन के नाम काफी स्पेसिफिक हैं। फिर उन्होंने लाइंस को मैप करना शुरू किया। इससे उन्हें समझ आया कि ये कोई रैंडम लाइंस नहीं हैं, बल्कि ये लैटिट्यूड की डिग्री से जुड़ी हैं, यानी जहां से यूएफओस देखे गए थे। इस सब के पीछे किसी तरह की साइंस ही थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना था कि ऊर्जा का स्तर और यूएफओस का दिखाई देना संयोग नहीं है। उनका दावा है कि दूसरी दुनिया के जीव हमारे पूर्वजों से मिलने आते थे और उन्होंने इन जगहों की खास ताकत के बारे में हमारे पूर्वजों को बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे प्राचीन लोगों को इन विशाल स्मारकों को बनाकर इन प्राकृतिक शक्तियों को बढ़ाने के तरीके सिखाए गए। इस सिद्धांत को जियोमैंसी कहा जाता है। तो हम पिरामिड्स बनाकर या स्टैंडिंग स्टोन्स या ऑबेलिस्क्स या ऐसी ही चीजों के जरिए अर्थ के आसपास मौजूद नेचुरल एनर्जी फील्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हम एक ह्यूमन बॉडी पर एक्यूपंक्चर करते हैं, वैसे ही हम अर्थ के साथ भी कर सकते हैं, यानी अर्थ पर कुछ खास स्ट्रक्चर बनाकर या किसी स्पेसिफिक जगह नीडल लगाकर हम इनकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। यूरोप में ऐसी लाइंस जो कभी कभी हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं, एंशिएंट टाइम से ही मौजूद हैं। उन्हें यूरोप में ले लाइंस कहते हैं। ये सारे एंटीक प्लेसेस आपस में जुड़े हुए हैं। ये ले लाइंस पूरे इंग्लैंड से होते हुए पूरे फ्रांस से गुजरकर फिर नीचे इटली में आती है और ये एक सीधी लाइन है। और इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि इनमें से कई शहर जो उस लाइन पर आते हैं, उसमें शहर के नाम का मूल 20 से 30 शहरों के नामों में देखने को मिल जाएगा, जो कि सच में एक चौंकाने वाली बात है। हर पॉइंट एक ही लाइन पर है। ये एक आर्कियोलॉजिकल पॉइंट है और हर पॉइंट का कोर वर्ल्ड सेम है। ये वर्ल्ड हमेशा स्टार ही होता है। ये बहुत कमाल का है और इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे स्टोन एज के लोगों ने सिर्फ कोइंसिडेंस की वजह से अपने सारी होली प्लेसेस को एक लाइन पर नहीं रखा। किसी ने उन्हें ऑर्डर दिया था, किसी ने उन्हें बताया था कि अपने विलेज का नाम हमेशा स्टार रखना, उसे बिल्कुल बदलना मत। तो सवाल यही है कि क्या ये लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे, या कहीं इसकी संभावना है कि कहीं हम भी तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं हैं? हम यहाँ से तो नहीं हैं, या अगर सीधी तरह कहें तो ह्यूमैनिटी का ओल्डर वर्जन यंगर वर्जन का ख्याल रख रहा है जो इस प्लेनेट को छोड़कर जाने वाला है। शायद उन्होंने यही सोचा था कि फार फ्यूचर में जनरेशंस इन आर्टिफैक्ट्स पर, इस साइंस पर ध्यान दें और वो इसके बारे में सवाल पूछें, और आज हम यही तो कर रहे हैं। इन सभी मिस्टीरियस प्लेसेस से पता चलता है कि हमारे पास्ट के बारे में जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो असल में उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब तक भविष्य के वैज्ञानिक पृथ्वी की इन कुछ जगहों पर मौजूद रहस्यमयी गतिविधियों को समझ नहीं लेते, तब तक हम कुछ अनसुलझी पहेलियों के साथ रह जाएंगे। क्या ये जगहें सचमुच वर्म होल्स में ले जाने वाले पोर्टल्स या दरवाजे हैं? क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव इन रहस्यमयी जगहों पर मौजूद खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके खुद को पृथ्वी पर लाते हैं? और क्या ये हो सकता है कि ये सारे राज हमारी प्राचीन सभ्यताओं को मालूम थे, जो समय के साथ इतिहास में कहीं खो गए?